नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी दर्शकों का जस्ट हिंदी टीवी पर हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दर्शक सेहतमंद होंगे, आपके प्रियजन भी कुशल मंगल होंगे। स्ट्रेट टॉक में आज हम सीधा संवाद करेंगे कर्नाटक के चुनाव पर, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें बीजेपी समान आचार संहिता लगाने का वादा कर रही है और इसके अलावा कुछ और भी सुविधाएं, जरूरतों को मुफ्त में देने का वादा किया है। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की स्ट्रेट टॉक। ऐसा पहली बार हुआ है जब कर्नाटक में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान आचार संहिता लागू करने की बात कही है। इसके अलावा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लाने की बात कही गई है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जो राज्य में इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अवैध प्रवासी, उनको प्रदेश से बाहर निकाला जाएगा। चलिए बीजेपी के मैनिफेस्टो की जो खास बातें हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं कि मैनिफेस्टो क्या कह रहा है और रोड मैप बीजेपी का प्रदेश के लिए किस तरह का है। तो बीजेपी ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है वो असल में इन वर्गों में विभाजित किया गया है। अन्न यानी कि खाद्य सुरक्षा, अभया, समाज कल्याण, अक्षरा, शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, अभिवृद्धि, विकास और आद्या यानी कि आय के जरिए ये रोड मैप बीजेपी ने प्रदेश की जनता के लिए पेश किया है। इस रोड मैप में पोषण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को रोजाना आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त देने की बात कही गई है। ध्यान दीजिएगा कि नंदिनी ब्रांड वो ब्रांड है जिसे लेकर राज्य में काफी विवाद रहा था। अमूल के साथ इसके विलय करने की बात सामने आई थी, जिसका विरोध कर्नाटक में तीखा दिखा था। मासिक राशन में 5 किलो चावल के साथ 5 किलोग्राम मिलेट देने की बात कही गई है। गरीबों को 3 गैस सिलेंडर साल के मुफ्त मिलेंगे। बीपीएल परिवारों को युगादि के मौके पर, गणेश चतुर्थी के मौके पर और दीपावली के अवसर पर ये 3 गैस सिलेंडर बीपीएल परिवारों को मुफ्त मिलेंगे। जेडीएस ने 5 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है। अटल आहार केंद्र हर म्यूनिसिपल वार्ड में शुरू किया जाएगा। ये जो केंद्र है यहाँ पर स्वच्छ, सस्ता और अच्छा खाना मिलेगा। हालांकि बीजेपी ने अपने 2018 के मैनिफेस्टो में भी अन्नपूर्णा कैंटीन चलाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो सका और इसीलिए अब ये जो केंद्र है अब अटल आहार केंद्र के नाम से शुरू करने की बात हो रही है। अब अन्नपूर्णा कैंटीन नहीं चलेगा, अटल आहार केंद्र चलाया जाएगा। ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है। अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे कि आपका समर्थन हमें लगातार मिल रहा है, तो आप अपना स्नेह और प्रोत्साहन इसी तरह बनाए रखिए। और आइए अब जो आज के विशेष पैनलिस्ट हैं उनके पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे आपका परिचय भी करवाते हैं, उनका वेलकम भी कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुंबई से धनंजय कुमार जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कॉमन मैन एक चैनल लेकर आ रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए धनंजय सर। और हमारे साथ वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ सनवारिया जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है। सिद्धार्थ जी, आपका भी स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे गिरीश जोशी गुजरात से, और क्योंकि गुजरात में ही बीजेपी ने जिस तरह से सत्ता संभाली और इसका असर पूरे देश में अब दिख रहा है पिछले 9 सालों के दौरान, तो बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसकी बारीकियां क्या है, उनसे भी समझेंगे। लेकिन शुरुआत मैं करना चाहूँगी धनंजय जी आपसे कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो सामने आया है, कहीं ना कहीं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये प्रदेश में जो हिंदू वोट पॉलराइजेशन की कोशिश है उसकी ही ये जो उसका रोड मैप दिख रहा है। हालांकि जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट सेंट्रिक है। आप इसे क्या, किस तरह का सेंट्रिक समझते हैं? क्या केंद्र में है जो बीजेपी का घोषणा पत्र कहता है? देखिए, डेवलपमेंट का आधार क्या है? हम कैसे विकसित होते हैं, हम प्रगति कैसे, मानव जो है प्रगति कैसे करेगा जी? तो मानव प्रगति करेगा जब उसकी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होगी, जब उसके पास रोजगार के अवसर होंगे, जब उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जी। इन तीनों पे बताइए कहीं कोई चर्चा है? फिर जो है मैं ये देख पा रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि किसानों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लाएंगे, जो ऑलरेडी है। बीज खरीदने के लिए 10,000 रुपए देंगे। एग्रो फंड शुरू करेंगे, इमरजेंसी फंड होगा, अचानक बाढ़ आ गई या कुछ और हो गया तो उसके लिए वो देंगे फंड। लेकिन जो मूल है, किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, किसानों को इतना
कमाने का अवसर देंगे कि वो अपनी लागत भी निकाल पाए, अपना खर्च भी निकाल पाए और उसके बाद कुछ बचत भी कर पाए। जी। इस पे काम है मोदी जी। उन्होंने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, अब तो 23 हो गया, तो 23 में तो उनको कर्नाटक में बताना चाहिए था। हाँ, बाकी ये जो कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, तो मुस्लिम आरक्षण तो एक तरह से खत्म किया उन्होंने, 4% को उन्होंने बांटा है। भले उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आपत्ति जता दी है, लेकिन इनके पास बेसिकली कुछ है नहीं, न देने के लिए है और न कहने के लिए। इनके पास सिर्फ जो है गप है, और गप के बाद जो है देश की बर्बादी है। इन्होंने ना तो टेलीविजन लाया है, इन्होंने ना इंटरनेट लाया है, लेकिन इंटरनेट और टेलीविजन का दुरुपयोग करके ये बताते रहते हैं कि हमारे देश में कोई तरक्की नहीं है। ये इन्हीं दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविजन और इंटरनेट का। आज पूरे देश में जो गोदी मीडिया है या जो इनके द्वारा संचालित यूट्यूबर्स हैं या इनके जो डिजिटल लोग हैं लगे हुए डिजिटल इसमें, वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। गोदी मीडिया टेलीविजन का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें इनका क्या योगदान है? कोई पूछ नहीं पा रहा है, हालांकि जवाब भी नहीं देते। इनसे तो 36 सवाल कर रहे हैं लोग, राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, सत्यपाल मलिक सवाल कर रहे हैं, धरने पे बैठी लड़कियां, पहलवान जो लड़कियां हैं वो सवाल कर रही हैं, किसान सवाल कर रहे हैं, यूथ सवाल कर रहे हैं कि बेरोजगारी है कैसे खत्म होगी, देश की जो सीमाओं पे जो सरहद पे जो हालात बने हो उससे सवाल उभर रहे हैं, देश में काला धन खत्म करने की बात कर रहे थे, काला धन किधर खत्म हुआ ये सवाल उठ रहा है। देश में इन्होंने कहा था कि हम जो है इतने नोटबंदी खत्म हो जाएगी और उसके बाद नोटबंदी के बाद जो है कहीं काला धन नहीं बचेगा, 15 लाख रुपए हम लाके सबको देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे। क्या किया? कौन सा काम पूरा किया? एक आध काम बताइए। इन्होंने शुरू किया जनधन योजना शुरू की, इन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की, उन सबके इन्होंने गांव लिए थे, गोद गांव लिए थे, वो किधर है? गोद में जो गांव थे वो कहाँ चले गए? वो है गोद में कहीं बाहर चले गए, तो दफना दिया उसको। तो ऐसे ढेर सारी चीजें। बाकी ये बीपीएल में एक और उन्होंने कहा कि हम आधा लीटर नंदनी दूध देंगे। अब नंदनी को क्यों देंगे भाई? आप अमूल देते, आप तो अमूल को पढ़ाना चाह रहे हैं, गुजरात ही देश बनाना चाह रहे हैं, गुजरात मॉडल लाना चाह रहे हैं। हम तो इनसे अपेक्षा कर रहे थे कि ये कहते कि कर्नाटक को भी गुजरात पार्ट 2 बना देंगे, मतलब गुजरात कर्नाटक नाम नहीं रहेगा, गुजरात भाग 2, ऐसा हिंदुस्तान का भी नाम गुजरात करते हैं। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनको घोषणा पत्र नहीं, ये कहते हैं विजन डॉक्यूमेंट। घोषणा पत्र अब इनको पुराना नाम लगता है अंग्रेजी में। ऐसे तो कहाँ हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन अब जब बोलने आते हैं तो विजन डॉक्यूमेंट, ये घोषणा पत्र नहीं कर रहे हैं। अब नड्डा जी को सुनिए, वो कहते हैं विजन डॉक्यूमेंट लाए। विजन डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? विजन डॉक्यूमेंट होता है दृष्टि पत्र। दृष्टि पत्र मतलब होता है जो दिख रहा है वो आगे जो देख रहे हैं, दूरदर्शिता इनकी है, वो बता रही है, उसका पत्र पे लिख करके लाए हैं। तो इसमें कौन सी दूरदर्शिता है? मुझे एक कोई बिंदु बताएं कि इसमें दूरदर्शी सोच है इनका, जिससे कर्नाटक एक ब्रेक ले लेते हैं। कर्नाटक की जनता तरक्की करेगी, ऐसी कौन सी बात? जी एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उसके बाद हमारे साथ सिद्धार्थ सनवारिया भी जुड़े हुए हैं और गिरीश जोशी जी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज हम सीधा संवाद कर रहे हैं कर्नाटक में बीजेपी के जारी घोषणा पत्र को लेकर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के विशेष पैनल के मेहमान। आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं, सिद्धार्थ सनवारिया जी के पास चलते हैं। सनवारिया जी और इस बीच हमारे साथ गिरीश जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। गिरीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। लेकिन पहले सिद्धार्थ जी से मैं समझना चाहती हूँ कि घोषणा पत्र जो दिख रहा है वो बीजेपी के वही पुरानी बातें दिख रही हैं, कुछ जो एक सामाजिक कल्याण के मुद्दे, जैसा कि धनंजय सर ने भी यहाँ पर रखा है कि सामाजिक कल्याण के मुद्दों से बीजेपी दूर हटती नजर आ रही है। और ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ये लगता है कि ब्रांड मोदी के जरिए वो चुनाव में जीत हासिल कर सकती है, तो फिर उससे सामाजिक कल्याण के मुद्दों पर जाने की जरूरत ही क्या है। आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र को, या फिर आचार संहिता के बारे में आप बीजेपी का रोड मैप किस तरह से देख पाते हैं? सिद्धार्थ जी। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई आधार होता है जिसके अंदर विचारधारा और जन आधार। अभी बात चल रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए
बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे। इसको पॉलराइजेशन की तरीके से भी कई लोग देख रहे हैं, जो मैं मानता हूँ गलत है। तो क्यों गलत है? ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सबसे पहले B.R. अम्बेडकर ने प्रपोज किया था पार्लियामेंट में, और जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया था। पहले आपत्ति थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया। शाहबानो केस ने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब यूनिफॉर्मिटी दिखाते हुए क्रिमिनल कोड में शाहबानो को रिलीफ दिया, तो राजनीतिक दबाव में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड करके वो मुस्लिम। आवाज आ रही है क्या? जी गिरीश सर, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। अभी सिद्धार्थ जी से बातचीत हो रही है, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी सिद्धार्थ जी, बात पूरी करें। रही बात ये, आप जो वेलफेयर स्कीम्स कह रहे हैं, मेरा मानना है कि किसी को आधा लीटर दूध दे के कोई वेलफेयर नहीं होता। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन है, सभी लोग अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, मैं भी रख रहा हूँ। मैं फ्री राशन, फ्री बीज के अगेंस्ट हूँ। लोगों को सक्षम बनाना ज्यादा जरूरी है, यहाँ तक कि उनको शिक्षा, जैसे धनंजय जी ने कहा था कि आधार क्या हो। आधार धनंजय जी के ठीक है कि एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी सब होने चाहिए। कर्नाटका के साथ एक राज्य है जिसे गोवा कहते हैं जी। गोवा में तो गोवा फैमिली लॉ है, वहां तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चल ही रहा है। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो डिमांड है, इसको बीजेपी ने रेज किया है, और बीजेपी को इसमें जन आधार मिल रहा है। दे आर द लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति अपोज करे यूनिफॉर्म सिविल कोड को, लेकिन मेजॉरिटी तो सपोर्ट कर रहे हैं। जी। कर्नाटका एक माइनिंग रिलेटेड स्टेट है। करप्शन वहां पे हर एक पार्टी करती है। उनके कोई लीडर नहीं है जो किसी भी पार्टी के आप ले लीजिए, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है, जेडीएस है, कई लीडर्स हैं जो करप्शन में लिप्त पाए गए। पब्लिक वेलफेयर कर्नाटका के अंदर तब आएगा जब वहां से करप्शन बीट आउट हो। हम वेलफेयर की जो बात करते हैं, वेलफेयर तब आएगा जब स्टेट अनबायस्ड हो। जब करप्शन आ रही है, वो कोई भी पार्टी हो। कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हम माइनिंग बैलेंस देखते हैं, बड़े हजारों करोड़ की करप्शन जी। वेलफेयर जब तक नहीं आ पाएगा, जब तक करप्शन नहीं जाएगा। और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके लीड आउट करना पड़ेगा। आधा लीटर दूध देके वोट लेना, मैं मानता हूँ ठीक है। और आधा लीटर के साथ 3 गैस सिलेंडर भी मुफ्त मिल रहा है, और ये उन पर्व पर मिल रहा है। युगादि है और गणेश चतुर्थी है, दीपावली है, जो कि हिंदू समुदाय के जो त्यौहार हैं, तो इस पे गैस सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि एक विभाजन की कोशिश जो है बीजेपी की दिखती है। और मेरे साथ मुझे लगता है कि गिरीश जोशी फिर से किसी तकनीकी समस्या की वजह से उनका संपर्क। गिरीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो बीजेपी का ये घोषणा पत्र है, कहीं ना कहीं जैसे कि 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देना, युगादि है, दीपावली है और फिर गणेश चतुर्थी है, इसमें भी एक जो हिंदू समुदाय है उसको खुश करने की कोशिश है। नंदिनी दूध देने की बात है, तो ये ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पर आ गई है बीजेपी। पहले अमूल के साथ मर्जर की बात करती थी, लेकिन प्रदेश की तरफ से शायद तीखा जो है विरोध हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी को ये कदम उठाना पड़ा है। आप किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी के इस घोषणा पत्र को? चाहे वो एनआरसी की बात हो कि प्रदेश में जो है इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं और एनआरसी लागू करके उन इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर किया जाएगा, जबकि अभी मुझे याद है ताज़ा कुछ आंकड़े सामने आए थे कि जो बिहार के प्रवासी जो यहाँ से चले गए थे, इंडस्ट्री को जो है खासा जो है नुकसान झेलना पड़ा है और पड़ भी रहा है, क्योंकि एक इस तरह की असुरक्षा की भावना प्रवासी मजदूरों में देखी जा रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं गिरीश सर? नहीं दया जी, ये देखिए, ये इन लोगों का अभी भी जो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग है वो अभी भी प्री इंडिपेंडेंस है। तो वो इन लोगों ने अभी तक ये नहीं सोचा। अभी आप घोषणा जो कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के होने पर सबको ये पता है कि आप जो बता रहे हैं वो आप अपने स्टेट्स में क्यों नहीं कर रहे हैं।
इन लोगों ने जो एक बहुत ही कंपल्सिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था कि जिस राज्य में इलेक्शन होता है उस राज्य में जीते हुए स्टेट से आप इंडस्ट्रीज ले जाओ। और दिक्कत की बात यह कि पहले इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट को डिक्टेट करती थी, अब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को डिक्टेट कर रही है। तो ये इंडस्ट्रीज भी अपना नुकसान कर रहे हैं कि वेदांत इतना बड़ा ग्रुप अगर ऐसे बोल दे कि मैं महाराष्ट्र में जा रहा हूँ, फिर मैं गुजरात में जा रहा हूँ, अब वो जरूरत पड़ेगी तो आप अमूल को वहां ले जाओगे। तो अगर लोकल सेंटीमेंट, दिक्कत इनकी ये है कि ये पूरे हिंदुस्तान को गुजरात का मॉडल समझते हैं। यहाँ पे बिजनेस माइंडेड आदमियों के पास आपकी इकोनॉमिक सारी पॉलिसीज चल जाती हैं, दूसरे जो हैं उनके पास लोकल सेंटीमेंट है, उनके लोकल एम्प्लॉयमेंट है, उनका जो ग्रोथ है उसमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये जो घोषणा पत्र है, दिस इज जस्ट एन आई वॉश। लेकिन अब जैसे कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जितना ज्यादा ये वहां जाके घोषणा पत्र पे डिस्कस करेंगे उतनी उनकी सीटें कटती जाएंगी, क्योंकि अभी सोशल अवेयरनेस के बाद तो एवरीबडी स्टार्टेड आर्ग्यूमेंट, और गोदी मीडिया को इतने अच्छे से इन्होंने पप्पू बना दिया है कि अब लोग टीवी देखते ही नहीं। तो पीपल नॉट बिलीविंग कि भाई जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, क्योंकि वो जो तथ्य आ रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट के साथ आ रहे हैं। या तो टीवी पे आप मन की बात ही सुन रहे हैं कि जो टीवी वालों ने बोल दिया वही आप सुन लो, तो होल सिनेरियो हैज चेंज। और क्योंकि ये अगर ये आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात कर रहे हैं, आप बोलते बच्चों को हम 2 साल तक अनएम्प्लॉयमेंट देंगे, आप पहले एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करिए। बिजनेस लॉबी इतनी सारी परेशान है कि आपने एसएसआई को खत्म कर दिया, एमएसएमई को खत्म कर दिया, आप सारे बिजनेस जो है वो बिग हाउसेस को कॉन्सेंट्रेट करके दे रहे हैं। तो ये आप सब पब्लिक समझ रही है। बिजनेस, कर्नाटक तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टेट है इसमें। जी, बिजनेस की बात कही आपने, तो मैं घोषणा पत्र में ही बिजनेस रिलेटेड एक बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि मंदिरों की जो अथॉरिटी है उसको जो है ऑटोनॉमी मिल जाएगी, और मंदिरों के आसपास का जो व्यवसाय है उस पे जो है डिवोटीज का अधिकार बढ़ जाएगा। तो इसे किस तरह से देख रहे हैं, जबकि जो दूसरा विरोधी पक्ष है वो ये कहता है कि शायद जो मुस्लिम समुदाय है वहाँ पे मंदिरों के आसपास जो व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, उनको उस जगह से खदेड़ने की ये कोशिश है। और यहाँ पर भी ये प्रयास बीजेपी का कि पोलराइजेशन, हिंदू वोटों का जो है तुष्टिकरण हो। जी, अभी भी ये माइंडसेट में डाला गया है। ये जो पोलराइजेशन की बात करते हैं, अभी भी अगर हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में रिमोट में चले जाओ तो वो इतना बड़ा इम्पैक्ट उसका नहीं है। वहां पे जो सालों से रह रहे हैं, जो जनरेशन से रह रहे हैं, उसमें आप पॉलिटिकल बेस डाल के उसको आप सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे। तो आप ये ऑटोनॉमी जो देना चाहते हैं उसके में भी आपकी नीयत है। आप आज भी अगर देख लें तो मंदिर वैसे भी सारे ऑटोनॉमस ही हैं, उनके ट्रस्टी जो पैसा यूज कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट का कौन सा कंट्रोल है? तो कंट्रोल आप तो ये करिए कि इंदिरा जी की तरह मंदिरों को ही नेशनलाइज कर दीजिए, इनकम टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतना पैसा है उनके पास। तो दिस इज ऑल पोलराइज, लेकिन ये लंबा आप नहीं चलेगा क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है हिंदुस्तान में। और ये सब ये जितने भी ये पैकेजेस दे रहे हैं, दैट विल ऑल गोइंग टू मिस फायर, ऐसा लग रहा है जी। और क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में अब जो ये बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया है और ये कहीं दर्शा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है वो ब्रांड मोदी के आधार पर लड़ रही है, क्योंकि करप्शन के मामले पर जो है बीजेपी सरकार फंसी हुई है और कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है कि करप्शन को ही चुनाव का असल मुद्दा बनाया जाए, लेकिन बीजेपी उस मुद्दे पर आ नहीं रही है? नहीं, हर वक्त ये होता था कि भाजपा या मोदी जी या अमित शाह जी कुछ बोल के चले जाते थे, उसका एक इम्पैक्ट होता था। अब ये सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट के लेवल पे आ गया। तो आप जो बोल रहे हैं अभी आप प्रैक्टिकली एक देखिए, तो अमित शाह जी ने फर्स्ट रैली में ही बोला था कि जिस पार्टी ने आपके मोदी जी को सांप बोला उसको आप वोट देंगे। देयर वाज नॉट अ सिंगल रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक। उन्होंने 3 बार रिपीट किया, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करवाया, लेकिन देयर वाज नो रिस्पॉन्स। तो आप ये समझ रहे हैं कि पब्लिक का माइंडसेट क्या है। और आज पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड जो एटमॉस्फेयर है उसमें आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप बिजनेस को स्टेबल करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपके जीएसटी में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपने ऑफिसरों को पावर दे दिया, अकाउंट सीज कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं, दिस इज परकोलेटिंग डाउन इन द पब्लिक। तो पब्लिक भी समझ गई, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। तो जब तक ई बिजनेस की आप सिर्फ स्लोगन देंगे और ईज टू बिजनेस नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि इसका रिएक्शन, और ये मेरे ख्याल से ये बिल्कुल फाइनल टेस्ट होगा। कर्नाटक विल टेल कि हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कर्नाटक ही बताएगा, लेकिन क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, तो धनंजय जी मैं आपसे ब्रेक के बाद ये सवाल ज़रूर समझना चाहूँगी कि एक वीडियो राहुल गांधी की सामने आई है जिसमें वो मंच पर थे उपस्थित और अजान की आवाज़ शुरू हो गई तो उन्होंने अपना भाषण जो है वो रोक दिया और उन्होंने इशारा किया कि आप अभी नहीं बोलना है क्योंकि अजान की आवाज़ चल रही है। तो कांग्रेस का ये जो दिख रहा है यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से लगातार, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जो घोषणा पत्र है या फिर जो कोशिशें हैं वो लगातार हिंदू वोटों का पॉलराइजेशन की दिखती है। तो आप कांग्रेस के इस छवि को किस तरह से देखते हैं, समझूंगी मैं आपसे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में आज हम चर्चा करें बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र की जो कर्नाटक के लिए जारी किया गया है। पीएम ने जिसे डेवलपमेंट सेंट्रिक करार दिया। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। धनंजय जी, मैं ब्रेक से पहले आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि एक वीडियो जिसमें कि मुझे राहुल गांधी दिखते हैं कि अजान की आवाज़ आई, उन्होंने चुप रहने का इशारा किया कि उसके बाद ही मैं जो है अपनी बात शुरू करूंगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि कर्नाटक में बीजेपी जहां पर हिंदू वोटों को तुष्टिकरण की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की छवि के साथ ही कर्नाटक में आगे बढ़ रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी की इस ताज़ा वीडियो के बारे में? देखिए, इसको धर्मनिरपेक्षता तो नहीं कहते हैं, मैं इसको धर्मनिरपेक्षता नहीं मानता हूँ। आप मंदिर की बात करिए या अजान की बात कीजिए, किसी जहाँ धर्म की बात करते हैं वो धर्मनिरपेक्षता नहीं। धर्मनिरपेक्षता को लागू करने की कोशिश की थी नेहरू ने, और आपको याद होगा सोमनाथ का जब पुनरुद्धार हो रहा था, सोमनाथ टेम्पल का, तो पटेल को भी रोका था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा था कि राष्ट्रपति का ये धर्म नहीं है, आपके लिए मंदिर भारतवर्ष है और इसकी जनता ही यहाँ के देवता है, इनके लिए काम करना है। तो ये कांग्रेस तो या बीजेपी इस मामले में तो मैं बड़ा थोड़ा सा उनकी भी वो भी कोई अलग नहीं है। ठीक है, वो खुलेआम इस तरह से नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से वो मस्जिदों के बुखारी से जो है इंदिरा गांधी ले रही थी, फतवे जारी करवाती थी कि कांग्रेस को वोट दो और फलाना, वो सब तमाशा उसी का नतीजा है कि बीजेपी आज इस तरह से बात कर रही है। तो धर्म तो बेकार है, धर्म पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। आस्था को खामखा हमने जगह दी हुई है जरूरत से ज्यादा। आस्था व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था है, हमारी कोई अलग आस्था है, आपकी कोई अलग आस्था है, उनकी कोई अलग आस्था। आस्था से देश नहीं चलता है, देश चलता है जो व्यवहारिक तौर पे जो कार्यक्रम चलाती है सरकार, प्रशासन के तौर पे, न्याय के तौर पे, समानता के तौर पे। तो वहाँ कहाँ है सरकार? वहाँ सरकार हर जगह विषमता, असमानताएं खड़ी करने की कोशिश कर रही है। अभी देखिए, अभी भाई साहब बोल रहे थे गिरीश भाई की नेशनलाइजेशन जो है की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रहे हैं, नेशनलाइजेशन क्या करेंगे? और इन्होंने अगर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना था, रोजगार के अवसर क्रिएट करने थे, तो ये जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क नहीं करते। तो आपको याद होगा नोटबंदी जब इन्होंने लागू की थी तब कहा था, जो इकोनॉमिस्ट हमारे देश के और जो मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और ये और बात याद कीजिए कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब दुनिया में मंदी आई थी तो हमारे देश में मंदी का उतना भयावह असर नहीं हुआ, तो उसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं, लघु और कुटीर उद्योग, उसको तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो जीएसटी लागू करके बर्बाद कर दिया, दूसरे नोटबंदी करके बर्बाद किया, तरह तरह के फार्मूले फंडे लगा के बर्बाद कर दिया। अब ये सब अडानी के लिए किया। फाइनली अडानी क्या हुआ? अडानी खुद ही बर्बाद हो गया। और लेकिन अडानी को लेकर के कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी भाई साहब बोल रहे थे, गिरीश भाई वेदांता की बात कर रहे थे, वेदांता की खुद ही हालत खराब हुई पड़ी हुई है। वेदांता के शेयर की हालत देखिए, कहाँ शेयर गिर के पड़ा हुआ है। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के साथ जो वो सरकार से लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे वेदांता के अग्रवाल साहब, वो नहीं मिला उनको। सरकार चुप्पी साध गई, पीछे हट गई, इसलिए कि अडानी के मसले पे खूब सीधा लेदर हो रही है। तो मोदी जी ने जितने सारे बैलून फुलाए थे, सारे बैलून फूट गए। मुझे नहीं लगता। अब एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में अशिक्षा का लेवल चरम पे, हम बेहद अशिक्षित नागरिकों वाले देश है। फिर उसमें गोदी मीडिया जो ज्ञान बांट रहा है उसका बड़ा भारी असर है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं, और जिस तरह से आरएसएस का नेटवर्क है, कैडर है, जिस तरह से उनकी प्रतिबद्धता है हिंदू धर्म के प्रति या नफरत को लेकर के, वो प्रतिबद्धता जो है अभी भी असर दिखा रही है। ठीक है, कर्नाटक में जो है वो नहीं असर दिख रहा है, कम असर दिख रहा है, या देश में हो सकता है 2024 के चुनाव में इनको बहुमत न मिले बीजेपी को,
लेकिन बीजेपी की हालत जो है ऐसी नहीं होने वाली है कि बीजेपी अब कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हंगामा किया हुआ है। जी, जी। वो जिस तरह से अतीक अहमद को मारा, फिर अभी अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी के पीछे लगे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है जो भी लोग हैं घपले घोटाले गुंडागर्दी करते हैं उनको बचाइए, लेकिन उनको कानूनी तरीके से आप कोर्ट में लाइए, सजा दिलाइए, पुलिस को इतना मजबूत कीजिए, आप दखल मत दीजिए कि ऐसी चार्जशीट बनाई जाए कि कोर्ट में उनको सजा मिले। अभी मैं देखिए मैं आज रात में जाग गया 12:30 बजे, जनगण मन एक फिल्म आई है मलयालम में, पिछले साल रिलीज की जनगण मन। आप उस फिल्म को देखिए, क्या मैसेज है? यही है कि ये जो पुलिस के द्वारा न्याय करवाते हैं और इस न्याय को पब्लिक न्याय मान लेती है, लेकिन पुलिस कंप्लीटली सरकार के कब्जे में होती है और सरकार जैसे चाहती है इस्तेमाल करती है। और राजनीति में जो हम देखते हैं सीधे सीधे वो होता नहीं है। बहुत सारा वो है जो हमको नहीं पता चलता है, और इतना थ्रिलर है, इतना मर्डर मिस्ट्री है, इतना गड़बड़ है कि उसका आकलन जो है सामान्य लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं। जो विशेष लोग हैं वो भी फंस जाते हैं। आप देखिए कि अन्ना आंदोलन जिस तरह से चला और अन्ना आंदोलन के पीछे कौन खड़े थे वो दिखाई पड़ा सब लोगों को। तो मैं कहूंगा कि ये जो है जो पूरा का पूरा तंत्र है, इस तंत्र में अगर सरकार की नीयत अगर खराब हो जाए तो मुझे लगता है देश बर्बाद भी होगा। और इनकी नीयत शुरू से खराब है। ये आए थे इस स्लोगन के साथ कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे। कांग्रेस को खत्म इसलिए करेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनने में सबसे बड़ा रोड़ा वही है, और हिंदू राष्ट्र बना करके क्या करेंगे? ब्राह्मणवाद लागू करेंगे, शिक्षा खत्म करेंगे। अब मंदिरों के जो बात कर रहे हैं मंदिरों के नेशनलाइजेशन पे, भाई साहब ये मंदिर का क्या नेशनलाइजेशन करेंगे? इनको तो चाहिए कि एक राष्ट्रीय मंदिर बना देते जहां सबसे पहले सुबह उठ के सबको मंदिर जाना जरूरी है, मंदिर गले में सबके लटका देते, हर सोसाइटियों में मंदिर अनिवार्य कर देते। ये सब चीजें लेकर के आते तो हम मानते कि हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। खुद भी दिन रात जो है संसद में जाने के बजाय एक मंदिर बना देते, वहीं पे जय श्री राम का बजता रहता और भगवान वहां से गिराते रहते। और हमको अनाज किसान को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मजदूरों को काम करने की जरूरत नहीं थी, बस हम लोग जय श्री राम 24 घंटा करते और हमारा पेट भर जाता, हम शिक्षित हो जाते, हम विद्वान हो जाते, देश विश्वगुरु हो जाता। ये सब करते मतलब किस दुनिया में ले जाना चाहते हैं देश को कि बड़ी मतलब इतनी घोर निराशा का समय आता है। लेकिन फिर एक आशावान हम इसलिए हो जाते हैं कि हमें ये पता चलता है कि जब निराशा चरम पे होती है तो वहां से आशा का प्रस्फुटन होता है, आशा जन्म लेती है, आशा का अंकुर फूटता है। तो मुझे लगता है देश की जनता फाइनली जो है भगवान को भी तभी तक मानती है जब तक वो सुखी रहती है। सुखी हो जाता है तो फिर वो भगवान के बाहर मंदिर बना के बैठ जाता है, मतलब हाथ फैला के बैठ जाता है मुझे कुछ दो, और नहीं मिलता तो फिर वो गालियां देता है। तो वो स्थिति देश में है। अभी अगर 5 साल और मोदी जी आ जाएंगे तो हम सब भी भीख मांगने के लिए बैठ जाएंगे, लाइन में कतार में लग जाएंगे, और मंदिर के बाहर जो रोजगार दे रहे हैं हमको भी कोई रोजगार देंगे, गाय को चारा खिलाएंगे या गाय लेकर के बैठेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमको। जी सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कर्नाटक में आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ब्रांड मोदी कमजोर हो रहा है कर्नाटक में, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कांग्रेस मुझे 91 बार गाली दे चुकी है? और घोषणा पत्र में भी कमोबेश मुझे यही लग रहा है कि शायद बीजेपी को यह आभास हो रहा है कि ब्रांड मोदी कर्नाटक में जो है ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ सामाजिक कल्याण से जुड़े जो काम है वो करने पड़ेंगे। बैंगलोर के बारे में भी एक कुछ रोड मैप इन्होंने रखा है, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा वो दूरगामी लगता है कि क्या इतनी जल्दी आप कर पाएंगे, आप तेल अवीव की तरह से कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट कर पाएंगे कम्यूटिंग को लेकर और भी जो डेवलपमेंट्स है उसे लेकर। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है आपको ब्रांड मोदी कितना प्रभावी दिख रहा है आपको कर्नाटक में? पहली बात तो ब्रांड मोदी है क्या? पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बीजेपी के एक नेता है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री है, और भी नेता हो सकते हैं। कर्नाटका के लोकल लीडर्स कहाँ हैं? करप्शन में लिप्त क्यों? चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे जेडीएस, मैंने पहले भी कहा था, चाहे बीजेपी के लीडर। जब तक करप्शन रहेगी, जो कॉमन मैन है वो कंफ्यूज रहेगा वो किस पार्टी को सपोर्ट करेगा। धनंजय जी एक अपने विचार रखे, मैं उनसे सहमत भी नहीं हूं और असहमत भी नहीं हूं, क्योंकि वो उनके विचार जी। परंतु जब तक करप्शन रहेगी, चाहे वो मोदी हो,
चाहे वो इंदिरा जी हो। पर इस चाहे वो करप्शन कोई के भी मसले पे लीडर ही हो। मैं आपसे समझ लेना चाहती हूँ कि अभी जो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो बहुत करीबी से काम कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है बहुत नफरत नहीं है करप्शन को लेकर, और कहीं ना कहीं पूरे मसले पर जिस तरह का जनता का रुख आ रहा है, कुछ बातों पर जो जनता है वो शायद यकीन करने लगी। आप किस तरह से देख रहे हैं कि करप्शन के मसले पर, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में फंसी हुई दिखती है, वो उस मुद्दे पर खुलकर नहीं बात कर रही है? सनवारिया जी, करप्शन एविडेंट है। अगर मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के करप्शन में इंडक्ट होते हैं, उनके ऊपर आरोप आते हैं, वो आरोप प्रथम दृष्टि साबित होते हैं, तो वो पार्टी पूरी की पूरी धूलित होती है। कांग्रेस के जाने का कारण क्या था? 2G, 3G, स्कैम्स एंड स्कैम्स। बीजेपी को ये देखना पड़ेगा कि वो अपने कैंडिडेट्स असेंबलीज में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लेके आए जो करप्ट ना हो। लेकिन कर्नाटका के अंदर में जो न्यूज रिपोर्ट पढ़ता हूँ, उनका बैकग्राउंड देखता हूँ, मुझे लगता है कि भाई करप्शन तो मोदी फैक्टर क्या करप्शन को रोक पाएगा? करप्शन तो आपको लोकल लेवल पे रोकनी पड़ेगी। वही बात जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैक्टर है। इसके अंदर जो कॉमन मैन है उसको सबसे पहले तो अपना घर चलाना है, वोट वो देता है। कॉर्पोरेट को अपनी कंपनीज चलानी है। कॉर्पोरेट करप्शन सबसे बड़ी करप्शन में से एक है, चाहे वो यूएस की हो चाहे इंडिया की हो। कॉर्पोरेट को तो सिर्फ प्रॉफिट लेना है, उसको तो पॉलिसीज बनवानी है, वो करवा लेता है, उसके पास पावर बहुत है। अब जो आम जनता है जिसकी सिर्फ मुद्दे हैं कि आलू कितने रुपए किलो मिलेगा, पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिलेगा, उन इश्यूज को आपने जब लिबरलाइज कर दिया और पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जी हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे, मैं इसके साथ देश को चलाना है, इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें सब्सिडी कल्चर से बाहर आना पड़ेगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द प्लेटफॉर्म फ्रीबीज बांटती हैं वो देश को नोच रही है। सोशल सिक्योरिटी हमारे देश में नहीं है, इलेक्टोरल सिक्योरिटी क्यों दे रही है? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन सोशल सिक्योरिटी में अगर सरकारें कुछ गरीब परिवारों को जो बीपीएल के तहत आते हैं अगर उनको मुफ्त दे रही है तो मुझे लगता है कि सोशल सिक्योरिटी में गिना जाना चाहिए, ना कि पार्टीज की तरफ से फ्री बीज में गिना जाना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल आपको इसका विरोध करूंगा। उन परिवारों को जैसे धनंजय जी ने कहा कि उनको पढ़ाइए, उनको शिक्षा दीजिए, उनको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली भी बहुत जरूरी है जी। बिजली भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि डिवाइसेस है, डिवाइसेस से पढ़ना है तो उसको चार्ज करने के लिए भी चाहिए, जरूरत है बिजली की। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी सिद्धार्थ जी, मैं इसको आगे बताऊं जी ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो सिद्धार्थ जी की भी बात पूरी सुनेंगे और फिर गिरीश सर के पास भी जाएंगे। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सनवारिया जी की बात अधूरी रह गई थी तो मैं चाहती हूँ कि सनवारिया जी पहले आप बात पूरी करें फ्रीबीज को लेकर। जो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जो मेरे कंसर्न है, मुझे लगता है कि बीपीएल परिवारों को कुछ सुविधाएं मुफ्त में ज़रूर मिलनी चाहिए और आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चलेंगे गिरीश सर के पास जी। मुफ्त क्या मिलना चाहिए? कुछ नहीं। लेट देम अर्न देयर राइट। एक होता है अर्न इट, एक होता है भीख देना। मुफ्त देने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को सरकार या कोई व्यक्ति या कोई संस्था फ्री दे रही है वो भिखारी है, जिससे आत्म सम्मान खत्म होता है। ऐसे बीपीएल परिवार भारत में क्यों हैं? इतने ज्यादा भारत में बीपीएल श्रेणी के लोग क्यों हैं? गरीबी यूएस में भी है, कभी वर्ल्ड इकोनॉमी है, वहां पे भी वैग्रेंट्स हैं, लोग खाना सड़क पे मांगते हैं, वो रहेंगे, बीपीएल भी रहेंगे। लेकिन हमारे देश में बीपीएल एक ऐसा वर्ग बन गया है जो एक कैटल है जिसको आप कभी भी मिल्क कर सकते हैं, वोट बैंक है बीपीएल। तो ये बीपीएल बैंक हर पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है कि हम इलेक्शन आएगा उनको आधा पैकेट दूध दे देंगे, कोई बोलेगा मैं 2 रुपए का खाना दे दूंगा, एक बोलेगा मैं उनके बच्चों को कंप्यूटर टैबलेट दे दूंगा, फिर तीसरा आएगा बोलेगा मैं इनको घर दे दूंगा। किसका पैसा जा रहा है? देश का। वो संसाधन
घर बनाने की बजाय स्कूल बनाने में लगाए। उन बीपीएल परिवारों के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे अप टू द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, जब तक कि वो कमाने लायक नहीं होते। लेकिन उससे वोट नहीं आएगा। वोट आएगा, देखिए मैं आपको घर बना के दे रहा हूँ, देखिए मैं आपको बिजली फ्री दे रहा हूँ, जैसे दिल्ली मॉडल है केजरीवाल का। ही इज द पर्सन जिसने 200 रुपए में वोट खरीदे उस पार्टी ने कि मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्री दे दूंगा। हाउ वुड यू सस्टेन? फ्री मत दीजिए, बिजली दीजिए जी, फ्री राशन मत दीजिए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर उचित बात रखी है कि आत्मसम्मान मरता है, और जब आत्मसम्मान मरता है तो फिर सत्ता से सवाल और अधिकारों को लेकर खास तौर पर सवाल पूछना भी जो है कम हो जाता है ऐसे वर्ग की तरफ से। गिरीश सर, मैं आपके पास जी, आप बात पूरी करें। सत्ता से सवाल पूछना हर एक के बस की नहीं है। ईमानदारी बहुत रईसी शौक है, बहुत कम लोगों को होता है, और भारत में तो गिने चुने जो प्रश्न कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सरकार से। जी, मुझे लगता है यूपीए की सरकार में थोड़ा सा मुझे लगता है आवाज़ ज़्यादा उठती थी, सवाल पूछने वाले की जो संख्या है वो ज़्यादा होती थी। अब वो संख्या बहुत कम हो गई है, घट गई है, और अभूतपूर्व तरीके से घटी है। हमारे साथ अगर गिरीश सर बने हुए हैं तो मैं उनके पास आना चाहूँगी और समझना चाहूँगी कि इस बीच एक खबर ये भी आई है कि महिला वोटर्स की जो तादाद है वो कुल 224 में से 112 सीटों पर वो बढ़ गई है। तो महिला वोटर्स को लेकर गिरीश सर, आप क्या यहाँ पर राय रखते हैं कि महिलाएं ज़्यादा योगदान देंगी, और ये महिलाएं करप्शन हो या फिर महंगाई हो, इन सब पर बीजेपी से ज़्यादा खुश तो नहीं होंगी कर्नाटक में? आपको क्या लगता है, महिला वोटर्स की ये जो संख्या अभी एक अपडेट हुई है क्या इशारा करती है? नेहा जी, ये एक पोर्शन ऑफ गेरीमेंडरिंग है। आप देखिए तो गेरीमेंडरिंग में यही हो रहा है कि आप वोटर बेस कैसे बढ़ाते हैं और उसको डिलिमिटेट करके ऐसा करते हैं कि जो पर्टिकुलर माइंडसेट के आदमी है वो एक ही तरफ चले जाए। तो ये सिस्टम से तो काफी इलेक्शंस जीते भी गए हैं। अब जैसे फीमेल की बात कर रही है, तो वो जमाना लग गया जब आदमी पूरा खर्चा दे देता था और औरतें घर चल गई, उनको नहीं पता था मार्केट वैल्यू क्या है। आज एवरी लेडी नोज एवरी प्राइस, और तो वो बिग बास्केट में जाके देख लेती है, वो मंगाती हैं, पेमेंट्स करती हैं। तो महंगाई का असर इस वक्त अभी जो आप इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं वो फीमेल नो कि महंगाई कहाँ पर है। गैस का सिलेंडर बाय करती हैं, वो पेमेंट करती हैं। तो ये तो है नहीं कि वो लेडीज बेस बढ़ाने से और फीमेल वेलफेयर के लिए इन्होंने क्या करा है जी। अभी जो साक्षी मलिक और ये बैठी हुई है, तो ये मैसेज अक्रॉस द कंट्री जा रहा है कि जब आप सीरियस मैटर में भी आप अपने बंदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आप फीमेल वोट को ज्यादा वो अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, ये शक्यता तो बहुत ही कम है। और मैं सिद्धार्थ की बात से वापस गया, मैं बिल्कुल 100% एग्रीड हूं। मैं आपको इंसिडेंट दे दूं कि फ्री बीज आपको बिल्कुल नकारा कर देते हैं। 2001 में 26 जनवरी को जब गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था, मैं उसी जगह पे था जी। उसके बाद विनोद खन्ना और साहेब सिंह वर्मा ने वहां पे एक फ्री लंच डिनर ब्रेकफास्ट का एक सेंटर चालू किया था, काफी टाइम चला जी। एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स को जाके रिक्वेस्ट करना पड़ा कि सर ये आप बंद करिए, क्योंकि आदमी लोग काम पे ही नहीं आ रहे, क्योंकि उनको फ्री नाश्ता खाना सब मिल रहा था। तो फ्री बीज ये एक तरह से आप उनको नाकारा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम हिस्ट्री से देखें तो व्हाट अमेरिका डिड एंड इट इज पेइंग फॉर दैट। आपने सारों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया, उन्होंने क्या करा, उनको बाद में काम ही नहीं करना। $2000 मिलते थे, वो ड्रग्स पी रहे हैं, वो अपना मस्ती कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्राइम, जब जरूरत पड़ी तो बंदूक लेके चले गए, उन्होंने क्राइम कर दिया। तो ये फ्री बीज बिल्कुल सही है। अम्मा भोजन आपको चेन्नई में मिल रहा है, लेकिन ₹5 देना पड़ता है जी। आप कुछ भी फ्री नहीं करना, लेट हिम गो एंड अर्न एटलीस्ट ₹5, तो उसको समझ में आएगा पैसे की कीमत क्या होती है। तो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल मिसफायर होगा, क्योंकि फ्री बीज में कोई जाता नहीं। और आत्मसम्मान की बात तो अभी मेरे ख्याल से काफी लोगों में है, और जो तबका आत्मसम्मान में नहीं है उनको तो खाने से फर्क भी नहीं पड़ता, वो अपने सोर्स से अरेंजमेंट कर लेते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कही। और धनंजय जी, मैं आपकी भी राय लेना चाहूँगी कि बेशक फ्री बीज को लेकर बीजेपी उन राज्यों में आलोचना करती है जहाँ पर वो उस स्थिति में नहीं नज़र आती है कि फ्री बीज दे, या फिर आम आदमी पार्टी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली नज़र आती है पॉलिटिक्स करते हुए। लेकिन जहाँ तक बात कर्नाटक की है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नंदिनी दूध का पैकेट दे देना या फिर गैस सिलेंडर मुफ्त दे देना, क्योंकि JDS ने भी इसी तरह का वादा किया है, 5 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही है,
लेकिन कर्नाटक मेरे हिसाब से देश के बाकी राज्यों से मुझे लगता है कि काफ़ी उन्नत राज्य है और यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है प्रति व्यक्ति आय की वो भी बहुत अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। किस तरह से देख रहे हैं आप जैसे कह रही हैं, लेकिन क्या होता है, देखिए हमारा जो स्टेट है वो लोक कल्याणकारी स्टेट है और हमारा जो देश है, देश का जब आजाद हुआ तो संपत्ति का बराबर बंटवारा नहीं हुआ। कुछ लोग बहुत गरीब है, कुछ लोग बहुत अमीर है। तो वो जो विषमताएं हैं उसको खत्म करने के लिए प्रयास किया गया, राइट टू फूड दिया गया, एजुकेशन फ्री किया गया है, नौकरियों में आरक्षण की बात आई है। ये सबको आप अगर ये कहेंगे कि कुछ चीजें फ्री दी जा रही हैं, उसको फ्री मत बोलिए। ये फ्री जो बीजेपी ने लगाया है कि हम फ्री दे रहे हैं, बेसिकली देश की जनता जो कि मालिक है इस देश की, उसको वो भिखारी वाली कैटेगरी में खड़ा कर देती है और खुद को मालिक बना लेते हैं। अब देखिए नड्डा जी क्या बोलते हैं, अगर मोदी जी का आशीर्वाद आपको चाहिए तो आप कमल का फूल खिलाइए। अरे कौन है आशीर्वाद देने वाले भाई आप? अब तक तो कांग्रेस कहती रहती थी या सब जाते थे कि भैया हमको जनता आशीर्वाद दे कि हम सांसद बने और फिर फलाना बने, ये उल्टा कह रहे हैं। तो ये बीजेपी जो है, चूंकि सामंतवादी सोच के लोग हैं, इनके नजर में ये है कि जो कमाया इन्होंने ये ऊपर वाले ने दिया है और बाकी जो गरीब है वो ऊपर वाले की वजह से गरीब है। तो ये जो धर्मों के भीतर जो घटिया सोच है, उस घटिया सोच को ये बहुत आगे करके बीजेपी चलती है, या जो भी धर्म आधारित पार्टियां। उसके बाद मैं एक और बात कहूँ कि अभी सिद्धार्थ भाई ने इस पे लंबा बोला। देखिए भ्रष्टाचार खत्म होना कोई टैबलेट नहीं है कि भ्रष्टाचार का खत्म कर दीजिए। देश में जब से देश बना है तब से भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं लोग, खत्म होने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि शुगर की बीमारी खत्म नहीं हो सकती, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वैसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं खत्म हो सकता? उसकी वजह दो मूल वजह। एक वजह कि आपकी जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है वो जीरो बजट पे आधारित नहीं है। सरकार का, आपके चुनाव आयोग का कहना है कि 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक आप खर्च करेंगे, या पता नहीं उससे ज्यादा रकम है, लेकिन आप जान लीजिए कोई भी एमपी 5 करोड़ से कम में चुनाव नहीं लड़ता है, 10-10 करोड़ खर्च करते हैं। अब तो मैं देख रहा हूँ बिहार में कि मुखिया का चुनाव लड़ते हैं लोग 50 लाख रुपया खर्च करके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब चुनाव ही लड़ेंगे आप पैसा खर्च करके, उसके बाद जनता के नस नस में भ्रष्टाचार बसा हुआ है। हर आदमी चाह रहा है कि किसी तरह घूस दे के मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए, घूस दे करके मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, घूस दे करके मेरा वहां प्रमोशन हो जाए, घूस दे करके मेरा वहां ट्रांसफर हो जाए। आप ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जहां हम दुनिया के लोगों से आगाह नहीं है। हमें दुनिया में सब आसपास हमारे बगल में दिखाई पड़ते हैं, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, हमारा खुद का घर हो, तो हम सब आदर्श दूसरे के लिए। भगत सिंह बने पड़ोसी के यहाँ, मेरे यहाँ तो मैं अपना मस्त खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा, मुझे क्या करना है, देश बचे ना बचे उसके मुझे लेना देना नहीं है। तो जो सारी जिम्मेदारी हम नेताओं पे थोप देते हैं कि सारी बीमारियों के जड़ नेता है, मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सारी बीमारियों के जड़ जो है इस देश की जनता भी है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ आप जो है। अच्छा, अब फिर देखिए कि क्या है, जनरलाइज जब हम कर देते हैं तो और संकट खड़ा हो जाता है। आप येदियुरप्पा की तुलना जो है सिद्धारमैया से नहीं कर सकते। अगर आप करने जाएंगे तो फिर जनरलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जो है अगर समझिए अभी केजरीवाल ने 47 या 45 या 24 लाख करोड़ कह रहे हैं लोग, उन्होंने अपना बंगला ठीक कराया, उसको मोदी के बंगले से 400 करोड़ 500 करोड़ खर्च किया, उससे तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन अलग अलग स्तर पर जो करप्शन है वो व्याप्त है, और वो चाहे कोई भी दल हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना पड़ेगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी आपका, सिद्धार्थ सनवारिया जी आपका, और गिरीश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। और दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपना स्नेह और प्रोत्साहन इसी तरह से बनाए रखें और फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे हर रोज आपके फीडबैक का, ईमेल का इंतजार रहता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।